हाय फ्रेंड्स। तो हमने लास्ट टाइम रिकरेंट आईवीएफ फेलियर्स के बारे में बात की थी, तो उसमें मैंने आपको एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टॉपिक रिकरेंट इम्प्लांटेशन फेलियर के बारे में बताया था। अब हम रिपीटेड आईवीएफ फेलियर्स वाले पेशेंट्स के 1, 2, 3, 4 कारणों के बारे में जान लेंगे। रिपीटेड आईवीएफ फेलियर्स में सबसे पहले ऐसा आता है कि पेशेंट की एज, अगर पेशेंट की एज 35 से ज़्यादा है तो उनको आईवीएफ फेलियर के चांसेस ज़्यादा है। ओवरऑल उनमें सक्सेस रेट ही कम होता है। सेकेंड होता है एज मोर देन 40। एज मोर देन 40 में तो आईवीएफ के रिजल्ट्स ही 20% से कम है, तो इसलिए उन पेशेंट में डेफिनेट है कि उनको रिपीटेड आईवीएफ फेलियर होगा ही होगा। थर्ड आता है oocyte क्वालिटी। oocyte क्वालिटी किसी किसी पेशेंट की अच्छी नहीं होती है, जो कि हमें टेस्ट ट्यूब बेबी शुरू करने के बाद ही पता चल जाता है। जब हम पेशेंट के एग्स निकालते हैं और जो भ्रूण विशेषज्ञ या जो एम्ब्रियोलॉजिस्ट होते हैं, जब वो एग्स को लेबोरेटरी में देखते हैं तो तभी बता देते हैं कि ये oocytes तो अच्छे नहीं हैं और इनमें प्रेगनेंसी होने के चांसेस कम हैं। थर्ड होता है स्पर्म क्वालिटी। स्पर्म क्वालिटी बहुत सारे पेशेंट्स में ख़राब होती है। कॉमन स्पर्म क्वालिटी स्किन में ख़राब होती है, स्पेशली उन्हीं लोगों में ख़राब होती है जिनके हैबिट्स स्मोकिंग, टबैको, अल्कोहल, जिन लोगों का इंटेक ज़्यादा है और उनके उसी की वजह से स्पर्म काउंट कम हो गए हैं, तो उन लोगों को सीमेन क्वालिटी में प्रॉब्लम रहती है। दूसरे पेशेंट जिनको सीमेन क्वालिटी में प्रॉब्लम रहती है वो होती है एजोस्पर्मिया के पेशेंट या ऑब्स्ट्रक्टिव या नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया के पेशेंट, या जिनके स्पर्म्स जो हैं हमने डायरेक्टली टेस्टिस से निकाले हैं। जो ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया के स्पर्म्स होते हैं वो तो जनरली अच्छे होते हैं, उनके आउटकम्स तो अच्छे होते हैं, बट लेकिन जो नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया वाले पेशेंट्स होते हैं, प्राइमरी टेस्टिकुलर फेलियर, प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ कैंसर, इरेडिएशन थेरेपी, टबैको इंड्यूस्ड एजोस्पर्मिया, इस तरह के जो पेशेंट्स होते हैं उनके स्पर्म्स तो मिलते भी मुश्किल से हैं और उनमें जो स्पर्म क्वालिटी होती है वो अच्छी नहीं आती है, जिसकी वजह से रिपीटेड आईवीएफ फेलियर्स हो सकते हैं। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि एग भी अच्छा है, स्पर्म भी अच्छा है, पर फर्टिलाइजेशन अच्छा नहीं हुआ। इक्सी करने के बाद भी फर्टिलाइजेशन अच्छा नहीं हुआ। नॉर्मली हम इक्सी में 80 to 90% फर्टिलाइजेशन मतलब फलन एक्सपेक्ट करते हैं, पर अगर स्पर्म और oocyte की आपस में दोस्ती नहीं हो पाती है तो उसकी वजह से क्या होता है कि भ्रूण अच्छा नहीं बन पाता। चाहे अपन फिर आईवीएफ करें, इक्सी करें, इमसी करें, कुछ भी करें, तो भी कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं जिनमें फर्टिलाइजेशन अच्छा नहीं होता है। फर्टिलाइजेशन अच्छा नहीं होगा तो एम्ब्रियो अच्छा नहीं बनेगा, एम्ब्रियो नहीं अच्छा बनेगा तो फिर प्रेगनेंसी कैसे होगी। तो ये सब कारण हैं जो आईवीएफ फेलियर का कारण बन जाते हैं। और वन ऑफ द रीजंस जो आईवीएफ फेलियर का कारण होता है वो गर्भाशय संबंधित दिक्कतें, जिसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है गर्भाशय की झिल्ली। गर्भाशय की झिल्ली अगर आइसोइकोइक या हाइपर इकोइक होती है, ये सब सोनोग्राफी फाइंडिंग्स हैं। सोनोग्राफी में अगर मरीज़ की जो झिल्ली है वो आइसोइकोइक रहेगी या हाइपर इकोइक रहेगी, या उसके अंदर मरीज़ का जो एंडोमेट्रियम है उसका जो साइज़ है या उसका एंडोमेट्रियल थिकनेस जो है अगर वो लेस देन 7 mm होता है, तो इस तरह के पेशेंट्स में प्रेगनेंसी होने के चांसेस कम होते हैं। एंडोमेट्रियल थिकनेस अगर 5 मिलीमीटर से कम होता है या 5 मिलीमीटर होता है तो चांसेस बहुत ही कम होते हैं, मतलब रेयर होती है 5 मिलीमीटर में प्रेगनेंसी। तो ये सब कारण हैं जो रिपीटेड आईवीएफ फेलियर्स के बनते हैं। अब ये है कि इन चीज़ों का सल्यूशन संभव है कि नहीं है। जनरली अगर अपन ओवरऑल देखें तो अगर पेशेंट का oocyte क्वालिटी अच्छा नहीं है, स्पर्म क्वालिटी अच्छा नहीं है, फर्टिलाइजेशन फेलियर है, एम्ब्रियो क्वालिटी अच्छा नहीं है, तो इस तरह के जो पेशेंट्स हैं उन पेशेंट्स को 3 बार आईवीएफ साइकिल ट्राई करना चाहिए, क्योंकि हमें एक ऐसा भ्रूण चाहिए जो उसके यूट्रस में इम्प्लांट होने के लिए अच्छा हो। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी पेशेंट को एक आईवीएफ साइकिल फेल हो गया है तो उन्हें ट्राई करना छोड़ देना चाहिए और उनमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, स्पेशली इन सब कंडीशंस में। इन सब पेशेंट्स को मैं खुद भी यही सलाह देती हूँ कि आप एटलीस्ट अपने अंदर 3 बार आईवीएफ ट्राई करिए। अगर मान लो कोई भी एम्ब्रियो अच्छा बन जाता है और आपको प्रेगनेंसी हो जाती है तो फिर आपको आपका बेबी मिल जाएगा। बार बार ट्राई करने पर भी अगर पेशेंट को हेल्दी बेबी नहीं मिलता है तब हम पेशेंट को फिर डोनर oocyte प्रोग्राम या एग डोनर प्रोग्राम के ऊपर जाने के लिए बोलते हैं, जिसमें हम पेशेंट के एग्स की बजाय किसी और लेडी के एग्स लेकर पेशेंट को एम्ब्रियो बना के उसके यूट्रस में ट्रांसफ़र करते हैं। तो इसके अंदर जो स्पर्म है वो हम हस्बैंड का ही लेते हैं, हम कोई बाहर से स्पर्म नहीं लेते। अगर इस तरह का करने पर भी, एग डोनर प्रोग्राम करने पर भी पेशेंट को कंसीव नहीं होता है, तब फिर हम पेशेंट को डोनर एम्ब्रियो प्रोग्राम मतलब पूरा भ्रूण ही बाहर से लेने के लिए, जिसमें स्पर्म भी किसी और का और एग भी किसी और का, ऐसा ट्राई करते हैं या फिर सरोगेसी के लिए एडवाइस करते हैं। तो ये डिपेंडिंग अपॉन पेशेंट्स एज, चांसेस ऑफ कंसेप्शन, कितने साल हो गए, कितने सारे आईवीएफ फेल हो गए, इन सब चीज़ों पर ये सब चीज़ें निर्भर करती हैं और उसी के हिसाब से पेशेंट को ट्रीटमेंट समझाया जाता है ताकि उसको एक बच्चा मिल सके। थैंक यू।